वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज हम 16 दिसंबर के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। हाल ही में नई दिल्ली में न्यूनतम या रात्रि का तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। निम्नलिखित में कौन से कारक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट का कारण बन सकते हैं। ध्यान से पढ़िए कौन कौन से कारण हैं। यहाँ पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी, बिल्कुल सही, पहला तो हो ही सकता है, सब में भी दिया है तो इसलिए पहले सोचना ही नहीं है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ। और तीसरा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अत्यधिक मेघाच्छादन। इसमें क्या होता है, अगर मेघाच्छादन या बहुत ज़्यादा बादल होते हैं तो हमारा जो तापमान है वो ऊपर की तरफ रेडिएट मतलब नहीं जा पाता, तो सरफेस टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो पाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। जैसे ही तीसरा कट करेंगे तो आप सही विकल्प पहुंच जाएंगे 1, 2 और 4। तो पहले ऑप्शन पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। इसमें पूछा गया हिमालयन शेरों के बारे में, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। हिमालयन शेर बकरी, गधे, गाय और सुअर के समान दिखते हैं, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है। ये हिमालयन नाम है तो हिमालय क्षेत्र तक सीमित है, ये भी दोनों ऑप्शन सही है। यह क्या है, अनुसूची 5वीं के तहत सूचीबद्ध नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये आयुसीएन वर्ण की कैटेगरी वनलेबल में आते हैं, आयुसीएन की वनलेबल कैटेगरी में आते हैं। जैसे वनलेबल कैटेगरी में आएंगे तो ये हो जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। जैसे कट करेंगे तो आप कौन से ऑप्शन में पहुंचेंगे, या तो सी होगा या तो पहला और दूसरा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दिया गया, विनिवेश में सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ शेयरों का सार्वजनिक या निजी संस्थाओं को बेचना शामिल है। तो बिल्कुल सही, वीएनएमएस में क्या होता है, वीएनएमएस में हम कुछ शेयर को बेचते हैं। अब शेयर किसको बेच रहे हैं, या तो वो सार्वजनिक उपक्रम हो सकता, सार्वजनिक उपक्रम के कुछ शेयर को सार्वजनिक उपक्रम को बेच सकते हैं, निजी क्षेत्र को बेच सकते हैं। तो वीएनएमएस तो उस संस्था का कर ही रहे हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के अधिकांश शेयर बेचती है तो यह रणनीतिक विनिवेश होता है, बिल्कुल सही। जब हम किसी भी कंपनी के 51% शेयर बेच देते हैं, मतलब अपनी स्वामित्व का परिवर्तन कर देते हैं, तो यह रणनीतिक विनिवेश हो जाता है। दूसरा भी सही है, रणनीतिक विनिवेश के तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य संस्था, सार्वजनिक संस्था को हस्तांतरित कर दे, तो यहाँ निजी क्षेत्र शामिल है। बिल ये तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ ये तो सार्वजनिक को भी हस्तांतरित कर सकते हैं और निजी क्षेत्र को भी हस्तांतरित कर सकती है। तो तीसरा ऑप्शन जैसे ही आप कट करेंगे तो आपके पास कौन सा विकल्प बचेगा, पहला दूसरा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे का आंसर कौन सा, पहला दूसरा। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, उल्का पिंड बौछार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कथन क्या है, पहला कथन है ये असंख्य उल्का पिंड जब असंख्य उल्का पिंड एक साथ गिरते हैं तो उसे उल्का पिंड बौछार कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही, जब एक साथ बहुत से उल्का पिंड गिरेंगे तो एक तरह से हमें बौछार की तरह दिखाई देगा। तो पहला ऑप्शन तो मतलब नॉर्मल लॉजिक से भी सही हो जाएगा। तो पहला जैसे सही करेंगे तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा गलत, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे पहला है नहीं तो बी ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब या ए, बी और डी में हो सकता है, तो पहला और तीसरा तो है ही है, तो हमें सिर्फ दूसरा देखना है कि दूसरा होगा या नहीं, ठीक है। तो दूसरा ध्यान से अब देखिए, जब पृथ्वी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह द्वारा छोड़े गए मलबे से गुजरते तो उल्का पिंड बौछार को देखा जाता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड से गुजरते हैं तो वो अपने साथ में बहुत से मलबे लेके आ जाते हैं, तो बौछार की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला दूसरा। तो ये यहाँ पे पहला दूसरा, तो ये मतलब यहाँ पहला ऑप्शन भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा है नहीं। अब तीसरा ऑप्शन या तो पहला दूसरा सही होगा या मतलब सी ऑप्शन सही होगा, तो डी होगा। अब देखिए तीसरे का, नासा के अनुसार उल्का पिंड बौछार एक बहुत ही दुर्लभ घटना है जो 100 वर्षों में एक बार घटित होती नहीं। ये एक वर्ष में लगभग 30 बार घटित हो सकती है, तो 100 वर्षों में तो बहुत एक्सट्रीम मतलब ये नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन जैसे ही कट करेंगे तो आपको तीसरा बिल्कुल सही पता हो कि ये तो होगा ही नहीं, तो तीसरा कट करते हैं बिल्कुल सही आंसर में पहुंच जाएगा, या तो आप ऐसे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, जॉम्बी फायर के बारे में, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। जब कथन कौन, जॉम्बी फायर एक अग्नि है
जो भूमिगत रूप से जलती रहती है और फिर कुछ समय के बाद सतह में फैल जाती है। मतलब कि सतह के नीचे क्या होता है कि पीठभूमि में कुछ दलदल या मीथेन गैस होती है, तो मीथेन जलती रहती है, हल्का हल्का जलता रहता है। फिर जब बहुत ज़्यादा, जब इसमें मतलब जलने की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या तो राख हो जाता है, तो वो सतह पे फैल जाती है। यही चीज़ है जॉम्बी फायर, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पीठभूमि जैसे जैविक मृदा में गहराई में जलती है, बिल्कुल सही, दूसरा भी सही हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, पीठभूमि कहाँ पाई जाती है, वहां पे जहाँ पे जल भराव ज्यादा होता है। सॉरी। तो यहाँ पे जल भराव जहाँ पे ज्यादा होता है। अब तो जल भराव कहाँ पे ज्यादा, आर्कटिक क्षेत्र जहाँ पे बर्फ होता है, वहां पे ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वहाँ किसी सतह पे जल भर जाता है, तो यहाँ पे पीठभूमि पाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे का सही विकल्प कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, छठवां का निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षुद्रग्रह जैसी निकट वस्तुओं का सही वर्णन करता है, निकट पृथ्वी वस्तुओं का सही वर्णन करता है। अब यहाँ पे सही है, सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपेक्षाकृत छोटा निष्क्रिय चट्टानी शरीर, बिल्कुल से पहला ऑप्शन सही है। तो आपको पता होना चाहिए क्षुद्र ग्रह क्या है, धूमकेतु क्या होते हैं, मेट्रॉइड क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें क्षुद्र ग्रह की डिफिनेशन क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपेक्षाकृत छोटा हो, निष्क्रिय और चट्टानी शरीर हो, मतलब चट्टानी बॉडी हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, भारत में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को और उम्मीदवारों के आचरण के आदर्श आचार संहिता निम्नलिखित किसके द्वारा जारी की जाती है। तो चुनाव आयोग, इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब चुनाव शुरू होता है तो उसके पहले आचार संहिता लागू हो जाए, मतलब जिस दिन से घोषणा हो जाती है कि हाँ भाई आज तारीख ये है चुनाव की, चुनाव होगा, तो वहां से लागू हो जाता है। ठीक है। और तो इसका कौन सा घोषणा करता है, भारत का चुनाव आयोग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है यूपीएससी में, ये इसी बार 2000 यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें ध्यान से पढ़िए क्या क्या है। यहाँ पे क्या, एमपी लैड फंड का उपयोग टिकाऊ परिसंपत्ति बनाने के लिए किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा आदि की, ये तो बिल्कुल सही, किसी फंड को दिया जाएगा तो ऐसे संपत्ति बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे क्या लिया, किया जाना चाहिए, तो इसके लिए किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही पहला सही करेंगे तो ये बी ऑप्शन कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक सांसद निधि का एक निर्दिष्ट भाग SC/ST आबादी को लाभान्वित करता है, तो इसका दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एमपी लैड धनराशि वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त धनराशि अगले वर्ष तक बढ़ जाती है। तो एमपी लैड का इसका एक अच्छा, इसी की वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि हर वर्ष बढ़ता जाता है, एक वर्ष में कोई खर्च नहीं करता, लास्ट वर्ष जब चुनाव का आने वाला होता है तो उसके पास अच्छी खासी संपत्ति हो जाती है, तो लास्ट वर्ष में खर्च करता है, उसका नाम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्या है, जिला प्राधिकारी को कार्यान्वयन के तहत सभी कार्यों में के कम से कम 10% का निरीक्षण करना चाहिए, तो ये चाहिए भी है, तो इसका चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इसके चारों ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। NHA के बारे में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है, तो आयुष्मान भारत योजना, या तो यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को संचालित करने के लिए, मतलब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यही संस्था है जो जन आयुष्मान भारत या PM जय योजना को संचालित करती है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे किसके तहत आती है, तो यह शासी बोर्ड द्वारा संचालित, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करता है, बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो पहला और दूसरा इसका सही ऑप्शन। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है। नीति आयोग परिषद में दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हैं। और ये सही, इसमें से गवर्नेंस में ब्लॉकचेन यूजर्स पर पहल की गई, इंडिया चेन के रूप में तकनीकी स्टैक की अवधारणा की गई है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये तो करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, यूपीएससी 2019 से पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पे क्या है कि तुलना कीजिए, क्या गरीबी रेखा, ये इसमें क्या क्वेश्चन क्या है कि हर राज्य की गरीबी रेखा की अलग अलग क्यों होती है। किसी राज्य में गरीबी रेखा हो, जैसे बिहार जैसे स्टेट में गरीबी रेखा और ज़्यादा नीचे होगी, गुजरात जैसे या कुछ अच्छे स्टेट है जिनकी इनकम पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, तो उसकी इनकम उसका गरीबी रेखा अलग है। तो इसमें क्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूल स्तर राज्य में भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो गरीबी रेखा कैलकुलेशन करते हैं कैलोरी के आधार पे करते हैं, कितनी कैलोरी लेना चाहिए, उतनी कैलोरी लेने के लिए हमें उपभोग करना पड़ता है। और उपभोग करने के लिए क्या होता है कि हम कितनी वस्तुओं जो वस्तु ले रहे हैं उसमें कीमत क्या लग रही है। कीमत अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग है तो उसकी अलग अलग मूल्य भी होंगे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, इसमें क्या है, अभी हाल फिलहाल में प्रोग्राम चलाया गया INS हिमगिरी, तो इसका अच्छा वर्णन कौन करता है, तो ये है स्टील्थ वॉरफेयर शिप। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 2017 में पूछा जा चुका है। जैव सूचना विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित ट्रांसक्रिप्टोनिक शब्द जिसे कभी कभी समाचार में देखा जाता संदर्भित करता है। तो क्या ट्रांसक्रिप्टॉन, इसकी परिभाषा होती है कि mRNA का जो समूह होता है उसे ट्रांसक्रिप्टॉन कह देते हैं। ठीक है, जैसे ये एक जीव द्वारा व्यक्त mRNA अणुओं की पूरी श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, इसमें क्या है, विज्ञान के हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, विभिन्न प्रजातियों कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को मिलाकर कार्यात्मक गुणसूत्रों का निर्माण किया जा सकता है। अब कार्यात्मक मतलब गुणसूत्र जो जीन होते हैं, तो एक जीन का कार्य एक होता है। अगर बहुत से जीन, अभी ऐसे प्रौद्योगिकी नहीं डेवलप की गई कि बहुत से जीनों को मिला के उनके कार्य अलग अलग कार्यात्मक फंक्शन को एक किया जा सके, तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा गलत। ठीक है, बाकी इसके सभी सही ऑप्शन, जैसे DNA के टुकड़े का प्रयोग बनाया जा सकता है तो सही है। और हम लोग देखते हैं कि DNA का प्रयोग करके किसी जीवित कोशिका में डाल दिया गया, उसके बाद उससे हम लोग कुछ अपने उपयोग की वस्तु जैसे इंसुलिन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो ये दूसरा सी ऑप्शन भी सही है। और डी ऑप्शन भी जानवरों में या पौधों में डाल के अपने काम की चीजें बना ले रहे हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, जो इसमें क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा गया और वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। RNAi मतलब 2019 को यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। RNA इंटरफेस के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो क्या क्या इसका उपयोग जीन सीलिंग थेरेपी को विकसित करने में किया जाता है। बिल्कुल सही, इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए विकासशील चिकित्सा में किया जाता है। इसका उपयोग हार्मोन, यही ऑप्शन अगर आपको पता हो कि अगर हम यहाँ पे RNA ला रहे हैं और RNA का हार्मोन से रिलेशन क्या है, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि हार्मोन के लिए तो अलग से हमारी जीन और ये वर्क करते हैं, DNA में होता, तो RNA से तो उसमें कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए। तो तीसरी ऑप्शन जैसे ही कट करेंगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। किसी यहाँ भी, तीसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप पहला चौथा तो सही है, दूसरे में आप फंस जाएंगे फिर। तो नॉर्मली ऐसे तकनीकों का प्रयोग कैंसर के लिए किया ही जाता है, तो पहला दूसरा चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 ये सही है। थैंक यू फॉर डिस्कशन।